हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। जैसा कि हम आपको एमटीएस के पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यूसली करा रहे हैं। जो एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की एक बेहतरीन श्रृंखला को आप लोगों के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए आज की हम क्लास की पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? रज़िया सुल्तान के मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बता रहा था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने राज किया, तो आप लोगों को ऑप्शन में बताना है कि 5 राजवंशों ने राज किया। 5 राजवंश के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो मैंने यहाँ पर बात करूँगा रज़िया सुल्तान के बारे में। ये किसकी बेटी थी? तो रज़िया जो सुल्तान है ये इल्तुतमिश की क्या है? बेटी हैं। इल्तुतमिश की क्या है? पुत्री यानी बेटी है। ठीक। उसके बाद पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की इस गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका, क्या एकमात्र महिला शासिका कौन है? तो रज़िया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका हैं जो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुई। ठीक। उसके बाद रज़िया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या? जो पर्दा प्रथा था यानी स्त्रियों को पर्दा प्रथा के अंदर ढक के कमरा के अंदर रहना पड़ा था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद शुरू क्या किया गया? इनके द्वारा चोगा और कुलाह को शुरू किया गया। चोगा मतलब होता है काबा और कुलाह चोगा और कुलाह, ये चीज़ें रज़िया सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद रज़िया सुल्तान किसकी बेटी? मैंने बताया इल्तुतमिश की जो है बेटी हैं। रज़िया सुल्तान के पति का क्या नाम है? ये इनके जो पति हैं अल्तुनिया इनके पति हैं। अल्तुनिया से इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। इसका मतलब अल्तुनिया इनके पति हो गए। इसका शासनकाल पूछता है तो रज़िया का जो शासनकाल है 1236 से लेकर के 40 तक रज़िया सुल्तान की शासनकाल है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1240 में कैथल नामक स्थान पे। कहाँ पे? कैथल नामक स्थान पर रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक। इतनी बातें आपको याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि कैथल कहाँ पे स्थित है, तो बता दीजिएगा हरियाणा पे कैथल नामक जगह है। डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया। ये क्या है? गुलामों का गुलाम है। क्या? गुलामों का गुलाम। क्योंकि ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर आपको नसरुद्दीन के बारे में पूछेगा तो बता दीजिए ये सबसे ज़्यादा मितव्ययी मतलब सबसे कम खर्च करने वाला था। दूसरा, टोपी सीकर कौन जीवन यापन करता था? तो टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला कौन था? ये था नसरुद्दीन के बारे में और क्या पूछ सकता है? इन्होंने चालीसा दल में किसको शामिल किया? बलबन को चालीसा दल में किसने शामिल किया? तो नसरुद्दीन ने बलबन को चालीसा दल में शामिल किया। और बलबन को किसकी उपाधि दिया? उलूग खान। किसकी? उलूग खान की उपाधि किसको मिला? बलबन को मिला। किसके द्वारा दिया गया? तो नसरुद्दीन के द्वारा दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या? अध्यादेश जारी करने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 123 इसके द्वारा क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो हैं ये अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 213 का मैंने जिक्र किया। इसके द्वारा जो राज्यपाल है, राज्यों के राज्यपाल, वो अध्यादेश को जारी करते हैं। लेकिन जो चार्टर एक्ट कौन सा था? 1861। इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल है वो उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। अब आपको बताते हैं कुछ और पॉइंट्स। जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इसमें क्या कहा गया? इसमें बजट पे बहस करने की शक्ति दी गई। क्या? बजट पर बहस करने की शक्ति जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये 1892 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। उसके बाद निर्वाचन, जब पूछेगा निर्वाचन की शक्ति किसके द्वारा मिली, तो 1892 के अधिनियम में मिला।
परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा क्या होता है, इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या, मार्ले मिंटो सुधार। क्यों? क्योंकि पूछता है कि आखिर मिंटो क्या है। इसमें मिंटो हमारे हैं वायसराय, मिंटो क्या है, वायसराय, और मार्ले क्या है, मार्ले को बोलते हैं राज्य सचिव। क्या है, ये हमारा है राज्य सचिव, ध्यान दीजिएगा, मार्ले हमारा हो गया राज्य सचिव। इसी में कहा गया है, इसी को बोला गया है हमारा फूट डालो और राज करो। क्या, फूट डालो और राज करो, मार्ले मिंटो सुधार 1909 को बोला गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें मुस्लिमों को, किसको, मुस्लिम को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके, जिता करके अपने लिए एक नेता चुन सकती है। पृथक निर्वाचन जब पूछेगा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन कब चुना गया, तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में। मैंने आपको 1833 का अधिनियम बताया था। इसमें क्या किया गया, इसमें ब्रिटिश का पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतया खत्म हो गया। क्योंकि 1813 के अधिनियम में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें चीनी और चाय के व्यापार पर जारी रखा था, लेकिन उसको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। इसका मतलब इसका ऑप्शन मेरा क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, यह पूछेगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब किस देश से लिया गया, ये तो लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से DPSP को लिया गया है। DPSP 36 से 51, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है, तो भाग नंबर 4 में इसका जिक्र है। भाग 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 क्या है, भाग 2 में नागरिकता की बात की है। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। 4 में हमारा क्या है, तो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। इसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 36 पूछता है तो 36 बताई देगी। इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। क्या, राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 36 हो गया। DPSP आर्टिकल नंबर 27 क्या है, DPSP जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब जो राज्य आपको देगा तो ये वाद योग्य न्यायालय में नहीं है। आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है, 38 कहता है DPSP एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। क्या, लोक कल्याणकारी राज्य। इसका मतलब क्या हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हो गया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय। क्या, सामाजिक और आर्थिक समानता, या लिख दे सामाजिक एंड आर्थिक समानता। क्या, सामाजिक और आर्थिक समानता किस में जिक्र किया गया है, आर्टिकल नंबर 38 में। 39 में क्या कहा गया है, 39 में समान न्याय और निःशुल्क व्यवस्था। क्या, समान न्याय और निःशुल्क व्यवस्था। देखो 39 में क्या कहा गया, सामान्य न्याय एंड निःशुल्क विधिक सहायता। क्या, निःशुल्क विधिक सहायता। ये किसमें जिक्र किया गया है, आर्टिकल नंबर 39 में। किसमें जिक्र किया गया है, 39 में। ठीक है, देखो आर्टिकल नंबर 39 तक क्या है, ये तो 39 तक का है। जो 39 है इसमें समान कार्य का समान वेतन। क्या, समान कार्य का और सामान्य वेतन का जिक्र आर्टिकल नंबर 39 में है। 39 टक्का में समान न्याय और समान विधिक सहायता। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। क्या, 40 में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किस पे आधारित थी, गांधीवादी व्यवस्था पे आधारित थी। 41 किस में कहा गया है, 41 में ये कहा गया है कुछ दशाओं में काम, क्या, कुछ दशाओं में काम नौकरी पाने की सहायता, ये चीज़ें। ठीक, इसके मतलब किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। रूस से मैंने क्या लिया, रूस के संविधान से मैंने मौलिक कर लिया है, मौलिक कर्तव्य। क्या, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, एक समानता, समानता का बंधुत्व, ये कहाँ से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक प्रणाली को हम लिए हैं। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। कब, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। जो डफरिन था इसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई है। डफरिन के दिमाग की क्या थी, एक उपज थी। ठीक, उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी, बंगाल का विभाजन जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे? विलियम बेंटिंक, देखो वारेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के क्या, भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखो एक बंगाल का गवर्नर क्या है, देखो बंगाल का गवर्नर ये कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर के बाद क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल, ये कौन बना? वारेन हेस्टिंग। क्या? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बंगाल के बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल बना क्या? भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंक। कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत का क्या बन गया? वायसराय। क्या बन गया? वायसराय। वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रिपन के बारे में क्या बता सकते हैं? रिपन के बारे में आप बता दीजिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसके द्वारा किया गया? रिपन के द्वारा में। लेकिन शुरू किसके द्वारा किया गया? इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो लिटन के समय में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के समय में शुरू किया गया। तो किसके दौरान में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की नींव पड़ी थी। ओके, निम्नलिखित में कौन सा युग्म हमारा गलत है? क्या ध्यान दीजिएगा, गलत है। तो ग्रेट बियर लीफ कहाँ पे है? कनाडा। देखिए अगर आप बियर पियेंगे तो लोग कान पकड़ उचार मारेंगे, इसका मतलब बियर से हो जाए कनाडा, ये तो सही है मेरा। मिशिगन झील कहाँ पे है? यूएसए में, ये भी सही है। उसके बाद टिटिकाका झील कहाँ पे है? पेरू और बोरीविल या किसी में पे, ये भी सही है। हाँ, ओनेगा झील, ये ओनेगा झील हमारा कहाँ पड़ता है? ये तो पड़ता है रूस, और रूस कहाँ पे? हमारा एशिया में। इसका मतलब ओनेगा झील मेरा कहाँ पे है? एशिया में पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। कुछ झील के बारे में पूछता है, जैसे पूछता है एग्जाम में, एसएससी में पूछा था उमियम झील। क्या? उमियम झील ये कहाँ पे अवस्थित है? तो बता दें उमियम झील जो है ये मेघालय में अवस्थित है। कहाँ पे? मेघालय में अवस्थित है। उसके बाद दीपोर झील पूछता है कभी कभी। दीपोर झील ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हमारा अवस्थित है असम में। कहाँ पे? असम में। उसके बाद पूछता है कोलेरू। क्या? कोलेरू लेक ये कहाँ पे है? तो ये हमारा है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है। उसके बाद पूछता है वेम्बनाड झील। क्या? वेम्बनाड झील पूछे, या पूछे अष्टमुदी झील। क्या? अष्टमुदी झील ये हमारा कहाँ पे है? ये है केरल में अवस्थित है। क्या? केरल में। उसके बाद पूछ सकता है आपसे कि हाँ चिल्का लेक। क्या? चिल्का लेक ये चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। जब पूछेगा भारत की लैगून झील एकमात्र कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। क्या? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। क्या? वुलर लेक ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये अवस्थित कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। पूछेगा कि आखिर उल्का पिंड के द्वारा बनी कौन सी झील है? तो लोनार झील। क्या? लोनार झील जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र में। ये किसके द्वारा बनी थी? उल्का पिंड के गिरने से निर्मित हुई थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? किसका? पूर्व का एथेंस। एथेंस की राजधानी आपको पता होगा क्या है? एथेंस की राजधानी हमारी है ग्रीक। क्या? ग्रीक जो है एथेंस की राजधानी है। पूर्व का एथेंस हमारा बोलते हैं मदुरई को। मदुरई को क्या बोलते हैं? मदुरई तो अवस्थित है तमिलनाडु में। इसी को हम बोलते हैं मंदिरों का नगर। क्या? जब पूछेगा मंदिरों का शहर क्या है तो मंदिरों का शहर है मदुरई। क्या अवस्थित है? मदुरई में अवस्थित है। कोच्चि कहाँ पे अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। कोच्चि कहाँ है? केरल में अवस्थित है। पूछ सकता है आपसे झारखंड का शिमला। क्या? झारखंड का शिमला। झारखंड की शिमला कौन सी है? तो झारखंड का जो शिमला है ये हमारा है रांची। रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। भारत का क्या? भारत का स्कॉटलैंड। भारत का स्कॉटलैंड किसे बोलते हैं? तो कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कुर्ग कहाँ पे है हमारा अवस्थित है? KR मतलब कर्नाटक में स्थित है। इसे भारत का कुर्ग कहते हैं। पूछेगा कि भारत का गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसे बोलते हैं? गोल्डन सिटी। तो बता दीजिएगा कि जो जैसलमेर है हमारा, क्या? जैसलमेर, इसे बोलते हैं गोल्डन सिटी। उसके बाद पूछ सकता है स्काई ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। क्या? स्काई ऑफ स्काई स्क्रैपर्स।
स्काई ऑफ स्काई स्क्रैपर्स ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका न्यूयॉर्क। क्या पे? न्यूयॉर्क में स्काई ऑफ स्काई स्क्रैपर्स अवस्थित है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। पूछ सकता है एक चीज़ और, पर्ल सिटी। क्या पूछेगा कि पर्ल सिटी ये कहाँ पे अवस्थित है? पर्ल सिटी तो बता दीजिएगा तूतीकोरिन। क्या? तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन में क्या है मेरा? पर्ल सिटी। क्या? पर्ल सिटी कहाँ पे अवस्थित है? तूतीकोरिन में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। या तो पूछ सकता है नहरों का देश। क्या? नहरों का देश। नहरों का देश किसे बोलते हैं? नहरों का देश बोलते हैं वेनिस को। किसको? वेनिस को नहरों का देश बोलते हैं। नहरों का देश। उसके बाद नहरों का शहर क्या बोलते हैं? नहरों का शहर वेनिस को बोलते हैं। जब नहरों का देश पूछेगा तो आएंगे आप पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। सिटी ऑफ जॉय पूछेगा। क्या? सिटी ऑफ जाए। जब पूछेगा सिटी ऑफ जाए कहाँ पे है तो हम बोलते हैं कोलकाता को। किसको? कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पता होगा इलाहाबाद का इस समय नया नाम क्या है? प्रयागराज। पटना का पहले क्या नाम था? पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। इतनी बात आपको याद रखना है। तो हमारा ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, मदुरई इसका सही ऑप्शन हो गया है। निम्नलिखित में किस समिति भारत में निर्धनता यानी गरीबी यानी पॉवर्टी से संबंधित है? तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति है ये हमारी गरीबी से संबंधित थी। जो विजय केलकर समिति है ये ट्रिपल पी मॉडल पे यानी पब्लिक प्राइवेट। क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या? पार्टनरशिप यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र में उसमें प्राइवेट सेक्टरों की भागीदारी से संबंधित कौन सी है? विजय केलकर समिति। उसके बाद लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित। क्या? गरीबी से संबंधित कौन सा है? लकड़वाला समिति। पूछ सकता है आपसे समितियों के बारे में। क्या? समितियों के बारे में क्या क्वेश्चन कर सकता है कि आखिर मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? कौन सी समिति? मल्होत्रा समिति। तो ये बीमा सुधार से। क्या? बीमा सुधार से संबंधित मल्होत्रा समिति है, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है नरसिम्हन समिति। क्या? नरसिम्हम समिति। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हम समिति। इतनी बात आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। फिर पूछ सकता है कि आखिर नानावटी। क्या? नानावटी आयोग का संबंध किससे है? ठीक है। आपको जो गोधरा कांड था, क्या गोधरा कांड था, इससे संबंधित कौन है? नानावटी आयोग, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है कि आखिर क्या पूछ सकता है कि आखिर देखो राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो किससे संबंधित है? जैन आयोग। क्या? जैन आयोग का संबंध किससे है? तो आप लोग बता दीजिए राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है। उसके बाद ठक्कर आयोग। क्या पूछेगा? ठक्कर आयोग ये किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित क्या है? ठक्कर आयोग, ठीक है। वुड डिस्पैच। क्या? वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद पूछ सकता है कि क्या मैंने आपको नरसिम्हन समिति बताया, लकड़वाला समिति बताया, सुरेश तेंदुलकर समिति को बताया। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से संबंधित है। इतनी बातें आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूचियों का मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है? लक्षु महाराज, मैंने आपको बताया था जितने महाराज हैं, लक्षु महाराज हो चाहे बिरजू महाराज हो, इनका संबंध हमारा किससे है? लक्षु महाराज इनका संबंध है कथक घराने से। कथक यानी ये किसका नृत्य है? उत्तर भारत का है। किसका? उत्तर भारत का इससे संबंध है, ठीक। फिर पूछेगा फयाज खान ये किससे संबंधित हैं? ध्रुपद गायन से। क्या? ध्रुपद गायन से। सिद्धेश्वरी देवी किससे संबंधित हैं? ठुमरी गायन से संबंधित है। किससे? ठुमरी गायन से। और तलत महमूद का संबंध किससे है? गजल से। किससे है? गजल से संबंधित है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है। पूछेगा भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे ओल्ड जो है, सबसे ओल्ड वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको बताना है वीणा। क्या? वीणा जो है सबसे ओल्ड वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? देखिए जब किसी चीज पे जंग लगता है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन क्या हुई है? जुड़ी है। ऑक्सीजन का
जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। जब ऑक्सीजन किसी चीज़ में जुड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने के बाद वो चीज़ रस्ट होकर के वहाँ से मूव आउट होने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीकरण। जहाँ पे होगा हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है? जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये क्या कहलाता है? देखिए इसमें ऑक्सीजन का जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ऑक्सीकरण होता है। ये हमारा कौन सी प्रक्रिया हो गई? ये हमारी हो गई अपचयन। क्या? अपचयन। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। तो पूछता है कभी कभी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? क्या? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जहाँ पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं, दो अभिक्रियाएं एक साथ हो, क्या क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन की प्रक्रिया अगर दोनों साथ साथ हो तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। यानी लोहे पर जंग लगना, यह हमारी कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का भार तो ऑलरेडी था, तो उस समय उस पर जंग लग गया, जंग लगने से उसका भार क्या हो गया? बढ़ गया। यानी लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। Fe क्या होता है? लोहे का सूत्र होता है। इसे बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में फेर्रम। फेर्रम से यहाँ पे इसका क्या आया? Fe आया। ठीक है, उसके बाद इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 26। ये किस ब्लॉक का तत्व है? तो ये D ब्लॉक का तत्व है। किसका? D ब्लॉक का तत्व है। इतनी बात आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBC, लाल रक्त कणिकाएं, क्या? लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC किस नाम से जानी जाती है? सबसे पहले RBC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रेड ब्लड कॉर्पल्स। रेड ब्लड कॉर्पल्स याद रखिएगा, रेड ब्लड कॉर्पल्स, ये हमारा RBC का फुल फॉर्म हो गया। तो RBC के बारे में मैंने आपको ब्लड के बारे में एक डीप ब्रीफ यहाँ पे देता हूँ। देखिए आपका ये हो गया ब्लड, ब्लड यानी खून। खून, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। क्या? सेरोलॉजी, या बोल देगा हिमेटोलॉजी। क्या? सेरोलॉजी के साथ साथ हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ब्लड का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट मेरा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये कितना % होता है? 55%। किसी किसी बुक में 60% भी दिया है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? रुधिराणु। क्या? रुधिराणु। रुधिराणु यानी क्या होते हैं? कार्पल्स। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स। कैसे? इसका मतलब क्या हो गया? ये तो 55% हो गया, ये हमारा 45%। देखिए क्या क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ग्लास में पानी है, उसमें आप शरबत बनाए हैं, जो उसमें चीनी डाल रहे हैं वो हमारा कार्पल्स। ये क्या होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? फाइब्रिनोजन। क्या? फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन के बाद प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 इसमें आ गए। किसमें? प्लाज्मा। ये किसका भाग होता है? ये तरल भाग होता है। ये हमारा कौन सा भाग होता है? सॉलिड भाग। ब्लड के 2 भाग हो गए। उसके बाद रुधिराणु यानी कार्पल्स के कितने भाग हो गए? 3 भाग। एक हो गया मेरा RBC, WBC और प्लेटलेट्स। आपको एक चीज़ फिगर में समझ में आ रहा होगा। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद WBC मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल कार्पल्स, यानी इसका मतलब हो गया सफ़ेद रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स मतलब हो गया हमारा प्लेटलेट्स, बिंबाणु। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया। पूछता है कभी कभी प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा में से अगर मैं क्या निकाल दूं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दूं। क्या? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन अगर हम प्रोटीन को निकाल दें, माइनस कर दें, तो क्या बचता है? सीरम। इसी से हम लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोरोना के समय करवा भी रहे थे। उसकी बाद पूछता है RBC का। क्या? RBC संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 5 मिलियन, यानी कितने लाख होती है? 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। इसका रंग कैसा होता है? लाल। उसके बाद WBC के बारे में बताता हूँ। WBC क्या होती है? WBC को हम लोग वाइट ब्लड कार्पल्स,
WC हो गया वाइट ब्लड कॉर्पस, इसका जो संख्या होती है कितनी होती है 10,000, कितनी संख्या होती है 10,000। उसके बाद इसका जीवन काल कितना होता है 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। इसके बारे में पूछता है इसका रंग कैसा होता है सफ़ेद। उसके बाद WBC हमें क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है मजबूत करता है। किसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे मजबूत करता है कौन WBC। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है मोनोसाइट, क्या मोनोसाइट, ये सबसे बड़ी क्या होती है WBC होती है। सबसे अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है मोनोसाइट। उसके बाद आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक जो है ये आरबीसी में नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा, क्या ऊंट तथा लामा में इनके अंदर आरबीसी पाया जाता है, इनके ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। ब्लड के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है आयरन, कौन सा तत्व पाया जाता है आयरन। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट, क्या प्लेटलेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। प्लेटलेट्स का कोई साइज होता है, हाँ बिल्कुल, ये इसका साइज कैसा होता है उत्तल लेंस की तरह, क्या उत्तल साइज होता है। प्लेटलेट्स का साइज कैसा होता है उत्तल होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है। कितने दिन का 4 से 7 दिन का प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स जब डाउन होता है तो उस समय हमारे शरीर के अंदर बहुत थकान आ जाती है, तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। किसका, बकरी का जो दूध होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लेटलेट पाया जाता है। WBC का आकार कैसा होता है नो आकार, यानी इसका कोई आकार नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप में होती है। तो RBC का आकार कैसे होता है उभयावतल, क्या जब पूछेगा उभयावतल आकार किसका होता है RBC का। क्यों, जैसे आप खाए होंगे एक मीठा होता है मान लीजिए ऐसे तरीके, इसमें दबा होगा, दोनों तरफ से उत्तल होगा, यानी उभयावतल यानी दोनों तरफ से अवतल होगा, ये किसका होगा RBC का आकार। प्लेटलेट्स का आकार कैसा हो गया उत्तल हो गया। इतनी बातें आपको ब्लड से याद रखना है। पूछ सकता है ब्लड का pH मान, ब्लड का pH कितना होता है 7.4। ब्लड कैसा होता है क्षारीय होता है, क्या ब्लड कैसा होता है क्षारीय। उसके बाद ब्लड के बारे में और पूछ सकता है कि ब्लड कैसा ऊतक है संयोजी ऊतक है, क्या संयोजी तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। उसके बाद RBC यानी हमारा खून बनता कहाँ पे है, RBC का निर्माण होता है कहाँ पे, अब बोन मैरो, इंग्लिश में बोन मैरो, हिंदी में होता है अस्थि मज्जा, कहाँ पे अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। उसके बाद RBC को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद हमारा जो है ल्यूकोसाइट्स, ये किसे बोलते हैं WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, किसको प्लेटलेट्स को बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कशन करवा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए आपका ये नेशनल फ्लैग होगा, हाँ इसमें आपको दिख रहा होगा, क्या कभी कभी तो लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता है कि ध्वज का नीचे का रंग कैसा है, क्योंकि हमारा ग्राउंड कैसा होता है हमेशा हरियाली होता है, इसका मतलब नीचे का कलर ध्वज का कैसा है हरा है, कैसा है हरा। उसके बाद इसका रेशियो कितना होता है 3:2, कितना 3:2, यानी इसकी लंबाई 3 रेशियो में होती है, चौड़ाई इसकी 2 रेशियो में होती है। उसके बाद 24 कितने तीलियाँ होती हैं, इसमें 24 तीली होती हैं। ऊपर कौन सा रंग होता है केसरिया रंग होता है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको हम यहाँ पे लिखवाते हैं। देखिए पहली बात तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया 3:2। सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में, 1911 का जो कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, क्या 1911 कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराए जाने की बात कही गई। उसके बाद एक ऑप्शन था 1986, क्या 1986 एक ऑप्शन था कांग्रेस का अधिवेशन। ये अधिवेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रीय गान आता है, क्या राष्ट्रीय गान, हाँ राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जाता है 52 सेकंड में, कितने सेकंड में 52 सेकंड में। ये राष्ट्रीय गान के कौन था हमारा जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। इनके रचयिता कौन है टैगोर जी, कौन है रविंद्रनाथ टैगोर, कौन रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है हमारे इसके रचयिता हैं। उसके बाद पूछ सकता है आपका कि राष्ट्रीय गीत, देखिए राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रीय गीत कौन है, पहले बात इसको गाते हैं 65 सेकंड में, कितने 65 सेकंड में। राष्ट्रीय गीत मेरा क्या है वंदे मातरम, क्या है वंदे
मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत हो गया, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये किसमें लिखा गया? आनंद मठ। क्या? आनंद मठ एक बुक है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। वंदे मातरम को लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम को गाया गया, लिखा गया। ठीक है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? एकला चलो रे। क्या? एकला चलो रे। इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्लासेस समाप्त होती हैं। तब तक हम मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। जय हिंद। तब तक अपना ख्याल रखना।